नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का आभार व्यक्त किया। अबुधाबी में कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की रिपोर्ट स्वीकार की। वित्त मंत्री आज बैठक के निर्णय की जानकारी देंगे। सांख्यिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है सतत विकास के आंकड़े। केंद्र ने बढ़ते कोरोना संक्रमण वाले 14 राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले दल को रवाना किया। राजस्थान में निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। महाराष्ट्र में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग की। बिहार में बिजली गिरने और बारिश संबंधी घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु और 8 घायल। भारत के एचएस प्रणॉय और देश की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में, और भारत ने डबलिन में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड को हराकर श्रृंखला 2-0 से जीते। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस नेता ने समाचार पत्र मूक नायक, जनता और समता का प्रकाशन शुरू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं केरल के मल्लपुरम जिले के अब्दुल मजीद E.K। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं केरला से मलप्पुरम जिला से बोल रहा हूँ। मैं 20 साल से आकाशवाणी का दूरसंचार भाषण सुन रहा हूँ। इस प्रतियोगिता में मैं विजयी होने के नाते बहुत खुश है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 4 जुलाई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। उन्होंने 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान उनकी देखभाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं के बीच वर्ष 2019 के बाद ये पहली प्रत्यक्ष बैठक थी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना प्रकट करना था। श्री मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति और अबुधाबी का शासक बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न कर कल रात स्वदेश लौटे। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस वर्ष
30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है। वित्त मंत्री आज मीडिया को बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा देंगी। आज सांख्यिकी दिवस है। इस वर्ष का विषय है सतत विकास के आंकड़े। केंद्र सरकार वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मना रही है। ये दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सांख्यिकी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका तथा देश के विकास में नीति नियमन, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जागरूकता लाना है। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया। केरल में कल 4,459 लोग कोविड से संक्रमित हुए और 17 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 27,991 हो गई है। एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 1,000 लोग संक्रमित हुए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया है कि लोगों को मास्क पहनने से कोई छूट नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि यदि 40% कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और 10% में कोविड संक्रमण की पुष्टि होती है तो ऐसे प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस समय केवल 5% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स को 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का आभार व्यक्त किया है। अबू धाबी में कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की रिपोर्ट स्वीकार की। वित्त मंत्री आज बैठक के निर्णय की जानकारी देंगी। सांख्यिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है सतत विकास के आंकड़े। केंद्र ने बढ़ते कोरोना संक्रमण वाले 14 राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले दल को रवाना किया। राजस्थान में निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। महाराष्ट्र में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देने की मांग की। बिहार में बिजली गिरने और बारिश संबंधी घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु और 8 घायल। भारत के एचएस प्रणोय और देश की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में और भारत ने डबलिन में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड को हराकर श्रृंखला 2-0 से जीती। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की।
FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। राजस्थान में उदयपुर के नृशंस हत्याकांड की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच उदयपुर शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। उदयपुर शहर में कल रात कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर में स्थिति को देखते हुए 4 आईपीएस अधिकारी, 30 आरपीएस अधिकारी तथा 600 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं तथा धारा 144 लगा दी गई है। अगले आदेश तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तथा धर्मगुरुओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कल रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच 9 दिनों के बाद भाजपा द्वारा कल पहली बार उठाए गए रणनीतिक कदम के तहत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से देर रात मुलाकात की और राज्य में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बारे में उन्हें अवगत किया। इस विषय को लेकर राज्यपाल को एक पत्र ईमेल द्वारा भेजने के साथ साथ फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से यही पत्र राज्यपाल को दिया। इस पत्र में कहा है कि वर्तमान में शिवसेना के 39 विधायक राज्य से बाहर है और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ काम करने पर आपत्ति जताई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को सदन के पटल पर बहुमत साबित करना चाहिए। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए फडणवीस ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के पिछले कई फैसलों का भी जिक्र किया है। प्रदेश भाजपा ने अपने सभी विधायकों को आज मुंबई पहुंचने का निर्देश दिया है। अब निर्णय राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वे विधानसभा का विशेष सत्र कब बुलाते हैं। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत को नया समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 1 जुलाई को पेश होने को कहा है। ये मामला मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी तथा मित्रों से जुड़े वित्तीय लेन देन से संबंधित है। व्यस्तता का हवाला देते हुए राउत कल प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके वकील ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष श्री राउत के पेश होने के लिए 14 दिन का समय मांगा है। एजेंसी ने उन्हें कल तक की राहत दी है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले दल को रवाना किया। आधार शिविर में सुबह लगभग 4:30 बजे विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चार के बीच पहले दल को औपचारिक रूप से रवाना किया गया। 43 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालतल से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्षों की तुलना में व्यवस्थाओं में काफी सुधार किया गया है, जबकि यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार, जल स्वच्छता सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा बलों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा यात्रियों के लिए एक समन्वित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई गई है। विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष की यात्रा में RFIDs को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा के मार्गों में ट्रैक करके उनकी निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल भी उपलब्ध कराई गई है। पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से पंचतरनी तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं और एक ही दिन में पवित्र गुफा की यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को कचरा मुक्त और साफ सुथरा रखने की पहल की है। केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं।
जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास विभाग ने इंदौर के स्टार्टअप स्वाहा संसाधन प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड को ये जिम्मेदारी सौंपी है। एक रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के दौरान करीब 1000 टन कचरा निकलने की उम्मीद है। इस कचरे से बने जैविक खाद के पैकेट तीर्थयात्रियों को मुफ्त उपहार के रूप में दिए जाएंगे। स्वाहा के सह संस्थापक समीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि हमें कचरे को पूरी तरीके से प्रोसेस कर उसका अलग अलग उत्पाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे गीले कचरे से हम पूरी तरीके से खाद बनाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये कहा है कि आप भक्तों को एक सोविनियर के रूप में वो खाद का एक पैकेट भी दें। कपड़े के थैले बांटे जाएंगे। फिर सूखा कचरा जितना है उसको इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद उनको रिसाइकलिंग सेंटर्स पे रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाएगा। सभी आधार शिविरों, लंगरों और भंडारों से उत्पन्न कचरा भी स्वयं सेवकों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। स्वाहा की करीब 350 स्वयं सेवकों की टीम यात्रा मार्ग पर बने 12 केंद्रों पर काम कर रही है। वे 11 अगस्त तक यहीं रहेंगे। अमरनाथ यात्रा को धुआं मुक्त बनाने के लिए स्वाहा ने सोलर कंसंट्रेटर भी लगाए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार के विभिन्न भागों में बिजली गिरने और वर्षा से संबंधित घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में खेतों में काम कर रहे अधिकतर किसान हैं। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि पश्चिमी चंपारण, अररिया, मुजफ्फरपुर, सारण और बांका जिले में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री कुमार ने बिजली चमकने के दौरान लोगों से सावधानी बरतने और चौकस रहने का आग्रह किया है। मुंबई के कुर्ला इलाके में इमारत ढहने की घटना में मलबे से 2 और शव निकालने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अधिकारियों ने कहा कि तलाश और बचाव कार्य पूरा हो गया है। कुर्ला इलाके में सोमवार को 4 मंजिला इमारत ढह गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनकी प्रार्थना शोकाकुल परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल शाम हैदराबाद में नवाचार और स्टार्टअप उद्यम को बढ़ावा देने वाले देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस केंद्र से 2000 से अधिक स्टार्टअप उद्यमों को एक ही स्थान से आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तेलंगाना में स्टार्टअप उद्यम व्यवस्था सुलभ विशेषज्ञता में विश्व के शीर्ष 10 और निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में एशिया के शीर्ष 15 स्टार्टअप उद्यम प्रणालियों में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारी और सरकार से संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। पोर्टल पर कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या, प्रवेश के लिए जरूरी अंक जैसी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। इससे पहले इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रणॉय का सामना चीनी ताइपे की चिऊ तिएन चेन से होगा। पुरुष डबल्स की सात्विक साईराज रेंकी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। कल ही भारत के सात्विक साईराज रेंकी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया के मान वेई चोंग और काई वुन ती की जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल अपने अपने मैच खेलेंगे। भारत ने डबलिन में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को 4 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड 7 विकेट पर 221 रन ही बना पाया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ
एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा। लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया। लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर-बितर हो
कि फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है, बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। और अब आज का मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, मुंबई में तेज वर्षा की संभावना, चेन्नई में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान है और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी मौसम साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर और आइजोल में कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। अलका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, महाराष्ट्र की राजनीति अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, महाराष्ट्र के महासंग्राम में भाजपा का शंखनाद। देर रात भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिले और शक्ति परीक्षण की मांग की। शिवसेना के शिंदे गुट ने 50 विधायकों का दावा किया। 8 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को ईमेल भेजकर तत्काल शक्ति परीक्षण की मांग की। नवभारत टाइम्स लिखता है, संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान खुद एयरपोर्ट पहुंचे। दैनिक जागरण लिखता है, जीएसटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी, कई वस्तुओं पर कर लगाने को लेकर राज्यों के बीच बनी सहमति। माल और सेवा कर परिषद की बैठक में आज होगा अंतिम फैसला। अमर उजाला की अहम खबर है, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, बेचने और उपयोग पर देश भर में रोक। दैनिक जागरण की खबर है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी से जुड़ेंगे सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, ज्यादा लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने 12 दिन से यूपी के द्वार पर रोक रखा है मॉनसून। पहले 10 दिन कर्नाटक में अटका। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब मॉनसून जल्दी आगे बढ़ेगा। असम में जल प्रलय, औसत से 80% ज्यादा वर्षा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का आभार व्यक्त किया। अबू धाबी में कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने के मंत्री समूह की रिपोर्ट स्वीकार की। वित्त मंत्री आज बैठक के निर्णय की जानकारी देंगे। सांख्यिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है सतत विकास के आंकड़े। केंद्र ने बढ़ते कोरोना संक्रमण वाले 14 राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले दल को रवाना किया। राजस्थान में निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। महाराष्ट्र में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग की। बिहार में बिजली गिरने और बारिश संबंधी घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु और 8 घायल। और भारत के एचएस प्रणॉय और देश की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।